Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 2nd December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Manipur Sangai Festival. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 culture point of view. तो संगाई फेस्टिवल के बारे में समझने से पहले संगाई डियर के बारे में समझ लेते हैं, विच इज़ फाउंड इन मणिपुर, जिसके थीम के ऊपर ही ये मणिपुर संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है. तो ये जो संगाई डियर है, इट इज़ एन एंडेमिक स्पीसीज़ फाउंड ओनली इन केबुल लामझाओ नेशनल पार्क ऑफ मणिपुर. तो मणिपुर के अंदर भी बस एक नेशनल पार्क है, केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, वहीं पे ये संगाई डियर मिलते हैं. एंड दे आर स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर. और इन संगाई डियर्स को IUCN रेड डेटा बुक में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की तरह कैटेगराइज किया गया है. देखिए, ये जो फैक्ट है ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है क्योंकि कई सारे सोर्सेज में संगाई डियर को इंडेंजर्ड लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कोट किया है एज पर अ गवर्नमेंट वेबसाइट एनविस सेंटर विच इज़ रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसको फिर ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा. तो यहाँ के हिसाब से दिस संगाई डियर इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड. कई सारे जगहों पे इंडेंजर्ड भी लिखा हुआ है. ये संगाई डियर को लेकर के खास बात ये है कि इट इज़ नोन एज डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर. डांसिंग डियर इसको क्यों कहते हैं वो भी ज़रा समझ लेते हैं. देखिए, ये जो डियर है बेसिकली इट इज़ फाउंड ऑन द फ्लोटिंग बायोमासेस. इस तरीके के बड़े बड़े जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो केबुल लामझाओ नेशनल पार्क में यहाँ पे लोकटक लेक है, आप समझो यहाँ पे लोकटक लेक है मणिपुर में. उस मणिपुर लोकटक लेक के ऊपर इस तरह के कई सारे लंप ऑफ जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, और पूरा का पूरा आप समझो वहाँ पे नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क बना हुआ है. और उस फ्लोटिंग नेशनल पार्क पे ये फिर संगाई डियर्स मिलते हैं. और वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क जब वो वाटर में अपने आप को बैलेंस करता है थोड़ा बहुत, तो उस बॉडी के ऊपर, उस बायोमास के ऊपर जो संगाई डियर्स खड़े होते हैं वो भी अपने आप को बैलेंस करते हैं. जैसे कि आप मान लीजिए ट्रेन में खड़े हों, तो अगर ट्रेन चल रही होगी तो आपको भी थोड़ा बहुत अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है ना. वैसे ही ये जो लोकटक लेक है, लोकटक लेक के ऊपर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है. सोच करके थोड़ा अजीब लग रहा होगा अगर आप पहले नहीं जानते होंगे तब, बट इस तरह के जो लार्ज बायोमासेस हैं वो पूरा का पूरा जो नेशनल पार्क है दैट इज़ फ्लोटिंग, और उसके ऊपर ये संगाई डियर जो हैं वो रहते हैं. बस यहीं मिलते हैं ये, और इस कारण से जब वो नेशनल पार्क फ्लोट करता है थोड़ा बहुत, तो इसके ऊपर ये अपने पोजीशन को बैलेंस करते हैं. दैट इज़ वाई दे ऑल्सो अपीयर टू बी डांसिंग एवरी मोमेंट, और इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग या डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर. तो वाइल वॉकिंग ऑन द फ्लोटिंग बायोमास, संगाई ऑफन बैलेंसेज इटसेल्फ विच लुक्स एज इफ इट इज़ डांसिंग ऑन द ग्रीन ग्रासलैंड एंड देयरफॉर पॉपुलरली नोन एज डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो लोकटक लेक है वहाँ पे फिर केबुल लामझाओ नेशनल पार्क है. तो लोकटक लेक के बारे में भी ज़रा देख लेते हैं. कंसिडरिंग द इकोलॉजिकल स्टेटस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लोकटक लेक, इसको रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल वेटलैंड ऑफ इम्पोर्टेंस में इसको इंडिया ने दर्ज कराया है सिंस 1990. बाद में इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी 1993 में डाल दिया गया था. तो रामसर साइट और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होते हैं उनको एक बार ज़रा देख लेते हैं. रामसर कन्वेंशन के हिसाब से दुनिया भर के जो अलग अलग, रामसर फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इज़ अ प्लेस इन ईरान. वहाँ पे कन्वेंशन साइन की गई जिसका मेन पर्पस था कि दुनिया के अलग अलग जो वेटलैंड्स हैं ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए. और फिर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अलग अलग वेटलैंड्स को रजिस्टर किया जाता है. और एक बार कोई भी वेटलैंड अगर रामसर कन्वेंशन के अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो भी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं फॉर बेस्ट कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, वो इन वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए उन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाएगा. तो बेसिकली रामसर वेटलैंड्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं. एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में सीधा सीधा हमसे पूछ लिया जाता है. इंडिया के 75वें इंडिपेंडेंस
दिवस के अवसर पे इंडिया ने टोटल 75 रामसार वेटलैंड्स डिक्लेयर कराए हैं। अभी पिछले साल तक हमारे देश में सिर्फ 49 रामसार वेटलैंड्स थे, लेकिन इस साल हमने 26 और वेटलैंड्स को डिक्लेयर करके टोटल 75 वेटलैंड्स डिक्लेयर करा दिए इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट 75th ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। अभी रामसार वेटलैंड्स लिस्ट के अंतर्गत देयर आर सम वेटलैंड्स दैट आर फेसिंग स्पेशल इकोलॉजिकल डैमेज। तो अ पार्ट ऑफ द रामसार लिस्ट where some of the wetlands are facing major changes in their ecological character, उनको रखा गया इन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो रामसार लिस्ट के अंतर्गत उसी के अंदर रामसार वेटलैंड्स तो कई सारे हैं ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसमें से कुछ वेटलैंड्स को डिक्लेयर कर दिया गया है एज वेटलैंड्स ऑफ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड विच आर फेसिंग चेंज इन देयर इकोलॉजिकल नेचर। तो उसमें से भी आता है कि लोकटक लेक ऑफ मणिपुर। तो लोकटक लेक ऑफ मणिपुर रामसार साइट का हिस्सा तो है ही है, रामसार सेट ऑफ वेटलैंड्स का हिस्सा तो है ही है। एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, मीन्स देयर हैज़ बीन चेंज रजिस्टर्ड इन इट्स इकोलॉजिकल कैरेक्टर। और लोकटक लेक ऑफ मणिपुर के अलावा किलियो दियो नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान इज़ पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। अभी करंट न्यूज़ पे आते हैं। तो ये हो गई संगाई डियर के बारे में बातचीत। तो संगाई डियर के थीम पे ही मणिपुर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल बनाया जाता है, मणिपुरी संगाई फेस्टिवल। ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है। हाल फिलहाल में दिस फेस्टिवल केम टू एंड, इसी कारण से ये न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं। ये जो मणिपुरी संगाई फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट करना 2010 में शुरू किया गया था। एंड दिस फेस्टिवल हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर, दैट इज़ संगाई डियर। इस मणिपुरी संगाई फेस्टिवल में रासलीला, जो इस मणिपुर का एक क्लासिकल डांस में आता है, वो परफॉर्म किया जाता है। उसके अलावा कई सारे फोक डांस जैसे कि बैम्बू डांस, माइबी डांस, काबुई नागा डांस, लाई हरोबा डांस, खाम्बा थोईबी डांस, ये सब भी परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग मणिपुर संगाई फेस्टिवल। तो अब सारे डांस तो याद नहीं कर सकते, लेकिन लाई हरोबा याद रखना आप, और बैम्बू और माइबी डांस याद रखना, कम से कम ये 3 तो याद रखना। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था मणिपुरी संकीर्तन पे। मणिपुरी संकीर्तन से पूछा हुआ ये जो सवाल है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ हिंट्स भी आपको चाहिए होगा, वो आप यहाँ से पढ़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस इमेज को भी देखोगे आप तो थोड़ा हिंट्स मिल जाएगा आपको, राइट, और फिर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन यू कैन सबमिट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। नेचुरल गैस होता क्या है? नेचुरल गैस इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ primarily methane and little bit of ethane. It is a colorless gas but it is highly flammable. तो जो हमारे यहाँ LPG सिलेंडर में जो गैस भर के दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कुकिंग, वो नेचुरल गैस ही होता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ओनली बट इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विथ क्रूड ऑयल। तो जहाँ पे भी क्रूड ऑयल मिलता है उसके ऊपर वाले एरिया में थोड़ा बहुत जो बचा हुआ स्पेस रहता है, वहाँ पे फिर नेचुरल गैस मिलता है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्रूड ऑयल यू ऑल नो इज़ फाउंड अंडरग्राउंड रीजन में, या फिर ऑफ शोर एरिया में भी मिलता है, तो वहाँ पे भी सी सरफेस के नीचे मिलता है। तो क्रूड ऑयल जहाँ पे भी मिलता है उसका जो अपर पोर्शन होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस खाली रहता है अंडरग्राउंड रीजन में, और वहाँ पे मेनली नेचुरल गैस मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल गैस इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विथ क्रूड ऑयल। सम ऑफ द नेचुरल गैस इज़ फाउंड इन इंडिपेंडेंट फॉर्मेट ऑल्सो वेयर देर इज़ नो क्रूड ऑयल बट ओनली नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस का इस्तेमाल डोमेस्टिक पर्पसेस में किया जा सकता है। जैसे आपको पता है घर में जो LPG सिलेंडर होता है वहाँ पे नेचुरल गैस भरा हुआ होता है। इंडस्ट्रियल फ्यूल के तरह भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और नेचुरल गैस इज़ कंसिडर टू बी ए क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। अगर बात की जाए तो सबसे क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है सोलर एनर्जी। उससे ऑलमोस्ट कोई भी डेथ नहीं होती है। न्यूक्लियर एनर्जी उसके तुलना में थोड़ा कम क्लीन माना जाएगा। फिर आता है विंड, फिर हाइड्रो पावर, फिर बायोमास। अब देखो नेचुरल गैस इज़ मच क्लीन। There are very few deaths because of natural gas as compared to deaths because of oil and coal. कोल या ऑयल के कारण तो इतना सारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है और उसके कारण बहुत सारे एयर पॉल्यूशन होती है, जिससे कई सारे लोगों को लाइफ भी
लॉस करना पड़ता है. सो दिस इज़ हाउ नेचुरल गैस कैन बी कंसिडर्ड एज मच क्लीनर इन कंपेयर टू ऑयल एंड कोल. और ये हम समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स दैट कैन बी ascribed ड्यू टू नेचुरल गैस यूज एज अ एनर्जी एज कंपेयर टू कोल एंड ऑयल. अब ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है इट इज़ मेन अबाउट प्राइसिंग ऑफ द नेचुरल गैस, कि हमारे देश में जो नेचुरल गैस है उसकी प्राइसिंग कैसे होती है. लेकिन उसको देखने से पहले एक बार ज़रा देख लेते हैं कि हाउ नेचुरल गैस आर प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, या ओवरऑल पूरे दुनिया भर में जो नेचुरल गैस बने हैं वो कैसे बने हैं. तो देखिए ये जो छोटे छोटे जो मरीन प्लांट्स या एनिमल्स हैं दे डाइड, एंड व्हेन दे डाइड दे वर बैरिड ऑन द ओशन फ्लोर. ये छोटे छोटे जो मरीन एनिमल्स हैं लगभग 300 से 400 मिलियन ईयर्स अगो दे डाइड, एंड आफ्टर डेथ दे गॉट डिपोजिटेड ऑन द ओशन फ्लोर. और धीरे धीरे उनके ऊपर और ज़्यादा सैंड डिपोजिट इकट्ठा होते गया, एंड दिस इज़ हाउ दे वर बैरिड ऑन द ओशन फ्लोर. उनके ऊपर लेयर बाय लेयर और ज़्यादा सैंड और सिल्ट इकट्ठा होता गया. वो सैंड और सिल्ट इकट्ठा होते 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 उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बनाने लगा, राइट. तो सैंड और सिल्ट ज़्यादा इकट्ठा होगा तो इट विल क्रिएट मोर एंड मोर प्रेशर ऑन द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द डेड मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. और फिर वो बहुत ज़्यादा सिल्ट और सैंड इकट्ठा होने से बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर बनने लगा ऑन द ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ दीज डेड मरीन एंड प्लांट एनिमल्स. और बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण धीरे धीरे दीज मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो कार्कासेस हैं या ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपोजिट, जिसको आज के टाइम में हम लोग ड्रिलिंग करके फिर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. सो इस तरीके से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल बने हैं पूरे दुनिया भर में. अगर इंडिया के अंदर बात की जाए तो जो इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पर नेचुरल गैस मिलते हैं, तो मेनली नेचुरल गैस हमें मिलता है गुजरात और बॉम्बे हाई रीजन में. इंडिया का 70% ऑफ द रिजर्व बिलोंग टू दिस रीजन. उसके अलावा थोड़ा बहुत आसाम में बराक वैली में खासकर मिलता है, त्रिपुरा में मिलता है, और आंध्र प्रदेश रीजन में केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन जिसको हम कहते हैं, वहाँ मिलता है नेचुरल गैस. अब बात करते हैं गैस प्राइसिंग इन इंडिया की. इंडिया के अंदर जो गैस नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है. तो नॉर्मली तो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं देश में या पूरे दुनिया भर में उनका दाम डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अगर चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है तो दाम ज़्यादा होगा, डिमांड कम है तो दाम कम होगा. अगर सप्लाई कम है तो दाम ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा है तो दाम कम होगा, राइट. सो बेसिकली डिमांड सप्लाई डायनामिक्स और मार्केट डायनामिक्स डिसाइड्स द प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन जनरल, बट दैट डज नॉट वर्क इन द केस ऑफ गैस प्राइसिंग इन इंडिया. इंडिया के अंदर गैस प्राइसिंग कैसे होती है ज़रा देखिए. इंडिया के अंदर एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है गैस प्राइसिंग के लिए. तो दुनिया भर के 4 इंटरनेशनल मार्केट्स हैं नेचुरल गैस के. यूएस का इंटरनेशनल मार्केट है हेनरी हब, कनाडा का इंटरनेशनल मार्केट है एल्बर्टा गैस, यूके बेस्ड इंटरनेशनल मार्केट है एनबीपी, और रशियन मार्केट है. इन चारों मार्केट में जो भी प्राइस होता है उसका एवरेज लिया जाता है और फिर उस प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है इंडिया के अंदर नेचुरल गैस के लिए. यानी कि इंडिया के अंदर जो भी नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स हैं, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश रीजन में जो केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, वहाँ पे नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड. तो उसको वो मैक्सिमम कितने दाम पे अपना नेचुरल गैस बेच सकता है उस दाम को फिक्स कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ द नेचुरल गैस इन दीज 4 मार्केट्स. और वो भी डायरेक्टली फिक्स नहीं किया जाता, इट कम्स विथ अ लैग. तो कैसे लैग होता है जरा देखिए. जैसे 6 महीने का दाम 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक क्या दाम होगा, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ नेचुरल गैस इन दीज 4 मार्केट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी टू दिसंबर 2021. यानी कि डोमेस्टिक प्राइस, हमारे देश के अंदर का जो दाम है नेचुरल गैस का, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ इंटरनेशनल बेंचमार्क in prior year and kicks with a quarter's lag and it applies for 6 months. इसका क्या मतलब है कि 3 महीने का दाम देखा जाएगा, राइट. जनवरी से दिसंबर तक का दाम देखा गया और उसका एवरेज लेकर के एक 3 महीने के लैग के बाद, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक का दाम देखा गया और फिर 3 महीने का लैग, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक 6 महीने के लिए क्या दाम होगा
वो होगा द एवरेज प्राइस ऑफ द नेचुरल गैस इन दीज 4 मार्केट. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. इन 4 मार्केट में दाम देखा गया और इन 4 मार्केट का जो नेचुरल गैस का प्राइस है उसको एवरेज ले लिया गया और फिर मान लीजिए एवरेज निकल करके आई समथिंग $4 पर यूनिट. तो उसको आज का दाम को 3 महीने बाद से अप्लाई किया जाएगा और वो 6 महीने के लिए एप्लीकेबल रहेगा. मीन्स द प्राइस, एवरेज प्राइस इज एप्लीकेबल विथ अ लैग ऑफ 3 months एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर 6 months. अब इस प्राइसिंग मॉडल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है इंडिया में. जो करंट प्राइसिंग मॉडल है इट इज़ क्रिटिसाइज्ड इन इंडिया. वाई? बिकॉज इट क्लियरली क्रिएट्स अ डिस्कनेक्ट विद द ग्लोबल प्राइसिंग. अभी ग्लोबल प्राइसिंग ऊपर चल रहा होता है तब तक हमारा प्राइस नीचे जा रहा होता है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइस तो 3 महीने लैग के साथ आता है. तो इंडिया के अंदर नेचुरल गैस प्राइस इज़ ऑफन आउट ऑफ सिंक विद द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस अक्रॉस द वर्ल्ड. कोई भी आइटम का प्रोडक्शन जो है और उसका प्राइस जो है इट शुड डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि भाई उसको बनाने में कितना खर्चा आया है. बट प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर कि हमारे यहाँ पे the natural gas price is not determined on the basis of cost of production, rather it is determined on the prices of the prevalent natural gas price in international market. तो अगेन ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के अंदर कि किसी भी आइटम का प्राइस डिसाइड होना चाहिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ नॉट अकाउंटेड. तो बहुत बार होता है क्या कि हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बार नेचुरल गैस डीपर रीजन से एक्सट्रैक्ट करने में खर्च ज़्यादा हो जाता है. बट सरकार ने नेचुरल गैस प्राइस फिक्स कर रखा है एज पर द इंटरनेशनल मार्केट और उस कारण से इट लीड्स टू लॉस टू लोकल प्रोड्यूसर्स और एक्सट्रैक्टर्स कंपनीज लाइक ONGC, ऑयल इंडिया एंड रिलायंस इंडस्ट्री एंड दिस डिसइंसेंटिवाइजेज लोकल प्रोड्यूसर्स. तो पूरे दुनिया भर में दाम ऊपर जाता है, हमारे यहाँ पे दाम नीचे जाता है. इस तरीके से देयर इज एन आउट ऑफ सिंक रिलेशन बिटवीन इंडियन नेचुरल गैस मार्केट एंड नेचुरल गैस मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड. इंक्रीज इन इम्पोर्ट और इन सब कारणों से हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स जो हैं वो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करना चाह नहीं रहे. हमारे यहाँ पे नेचुरल गैस फिर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ज़्यादा और हमारी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट जो है फिर वो इम्पोर्ट से पूरी हो रही है. इनफैक्ट इंडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस इम्पोर्टर एंड हाफ ऑफ आवर नीड्स इज़ फुलफिल्ड फ्रॉम फॉरेन सप्लाईज. तो सोचिए हमारे देश में प्रोडक्शन हो नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि हमारा जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे नहीं है, कुछ दूसरे ही मतलब अननेचुरल तरीके से या अनसाइंटिफिक तरीके से डिसाइड हो रहा है. दैट इज़ वाई द प्रोड्यूसर्स इन आवर कंट्री आर नॉट इंसेंटिवाइज टू प्रोड्यूस मोर एंड दैट इज़ हाउ प्रोडक्शन इज़ नॉट हैपनिंग एंड वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट. 50% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू इम्पोर्ट, जिससे हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है. देश में धीरे धीरे नेचुरल गैस की खपत बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 8 करोड़ गरीब हाउस होल्ड्स में फ्री LPG कनेक्शन दिया है. तो LPG की एक तरफ या नेचुरल गैस की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने पे काम नहीं कर रहे हैं. हमारे यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका मोटिवेशन हमने डाउन कर रखा है बिकॉज द प्राइस हैज़ नॉट बीन एसोसिएटेड विद द डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स. देखिए सब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि आखिर ऐसा किया ही क्यों गया, आखिर हमारा अपना अलग मार्केट क्यों नहीं बना दिया गया, हमारा जो नेचुरल गैस का प्राइस है उसको डिमांड सप्लाई से क्यों नहीं रियलाइज़ किया गया. तो इसके पीछे कारण है कि हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके ऊपर खासकर ये जो रिलायंस इंडस्ट्री कृष्णा गोदावरी बेसिन में यहाँ पे नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर रही है, इसके ऊपर स्टार्टिंग में काफ़ी एलिगेशंस लगे कि काफ़ी महंगे दामों पे अपना नेचुरल गैस बेच रही है. तो फिर सरकार ने फैसला लिया कि वो नेचुरल गैस का दाम खुद सेट करेंगे और फिर सरकार ने मार्केट मॉडल से डेविएट होकर के ये नेचुरल गैस का प्राइस डिटरमाइन करने का फैसला लिया और फिर डिटरमाइन करने के लिए ये फार्मूला दे दिया. लेकिन अब इस फार्मूले से भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें देखने को मिल रही हैं और इसी कारण से भारत सरकार ने इस साल सितंबर 2022 में एक कमेटी बनाया अंडर एनर्जी एक्सपर्ट किरत पारेख. सो बेसिकली एक कमेटी बनाई गई जिसको आप कह सकते हैं किरत पारेख कमेटी और इस किरत पारेख कमेटी को ये काम दिया गया टू स्टडी दिस गैस प्राइसिंग फार्मूला. हाल फिलहाल में न्यूज़ यही है कि किरत पारेख कमेटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विथ रिस्पेक्ट टू गैस प्राइसिंग फार्मूला. तो क्या मेन रिकमेंडेशंस हैं किरत पारेख कमेटी के, वो जरा देखते हैं. सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा प्राइसिंग सिस्टम है उसमें थोड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है. एक प्राइस बैंड पहले ही फिक्स कर दिया जाए कि मिनिमम प्राइस
डॉलर होगा, मैक्सिमम प्राइस $6.5 होगा पर यूनिट फॉर ओल्ड लीगेसी फील्ड। ओल्ड लीगेसी फील्ड से हमारा यहाँ मतलब है कि जो नेचुरल गैस के फील्ड्स हैं जो ऑलरेडी ड्रिल किए जा चुके हैं, वहाँ से जो भी नेचुरल गैस प्रोड्यूस होगा उनको कहा गया है ओल्ड लीगेसी फील्ड, जहाँ पे ऑलरेडी ड्रिलिंग हो चुकी है। वैसे जो भी नेचुरल गैस प्रोड्यूस होगा उसका मिनिमम प्राइस होगा $4 पर यूनिट, मैक्सिमम होगा $6.5 पर यूनिट। इससे कैसा होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी एक तरह की मिनिमम प्राइस की गारंटी मिल गई, और जो बायर्स हैं उनको भी एक मैक्सिमम प्राइस का अंदाज़ा मिल गया कि इससे ज़्यादा प्राइस नहीं हो सकता। तो दिस इज़ हाउ द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस कुड बिकम सम हाउ प्रोडिक्टेबल फॉर बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स। बाद में रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है, फ्यूचर में बात की गई है कि जो प्राइस है नेचुरल गैस का दैट शुड बी कम्प्लीटली मार्केट डिटरमाइंड फ्रॉम जनवरी 2027। तो जिस तरीके से बाकी दुनिया भर में मार्केट है नेचुरल गैस के, हमारे यहाँ पे भी नेचुरल गैस के मार्केट होने चाहिए जनवरी 2027 से, जो मार्केट डायनेमिक्स पर डिसाइड हो डिमांड और सप्लाई पे। जीएसटी नेचुरल गैस पे भी अप्लाई कर दिया जाना चाहिए। वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, उसको नेचुरल गैस के लिए भी अप्लाई कर देना चाहिए, जिससे एक्साइज ड्यूटी या वैट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए। इससे पूरे इंडिया भर में नेचुरल गैस का एक ही प्राइस रहे। और जिस तरीके से जीएसटी के अंदर स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स को कंपनसेट करने के लिए अगेंस्ट लॉस एक इस तरीके का कंपनसेशन सेस लगाया जा सकता है। दिस इज़ द 4th रिकमेंडेशन ऑफ किरत पारेख कमिटी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Project Great Indian Bustard. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment and biodiversity point of view. Great Indian Bustard, इस बर्ड के बारे में ज़रा समझते हैं पहले। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है और पूरे दुनिया भर में इसकी जनसंख्या लगातार घटते जा रही है। माना जा रहा है कि इसकी पूरे दुनिया भर में अब जनसंख्या 150 के आसपास बच गई है। इट इज़ वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड। तो फ्लाइंग बर्ड्स में ये हेवीएस्ट है। इसकी पॉपुलेशन मेनली राजस्थान और गुजरात में मिलती है, थोड़े बहुत ये पाकिस्तान में भी मिलता है। स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कुड बी फाउंड इन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश एज वेल। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान भी डिक्लेयर किया गया है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेसिकली प्रेफर टू लिव ऑन फ्लैट एंड ओपन लैंडस्केप विथ मिनिमल विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्टर्बेंस। तो इसको फ्लैट एरिया में रहना पसंद है जहाँ तक ये दूर दूर तक देख पाए, मिनिमम विजुअल डिस्टर्बेंस इसको फेस करना पड़े। और इट इज़ लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मीन्स इट हैज़ बिन गिवन हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इट इज़ कॉमनली नोन एज गोदावान इन राजस्थान। और IUCN रेड डेटा बुक में इट हैज़ बिन कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मीन्स वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज़। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया जा सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कुड बी रन इन लाइन विथ प्रोजेक्ट टाइगर। जिस तरीके से हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है 1973 से, जिससे हमारे देश के अंदर टाइगर्स की जनसंख्या बढ़ी है, उसी लाइन पे प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी चलाया जा सकता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऐसा सजेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लाया गया था उसके बारे में ज़रा देखते हैं। देखिए, टाइगर हमारा देश का नेशनल एनिमल है और इसकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जो लगातार कम हो रही थी, इसके लिए स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट टाइगर, विच इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मतलब सेंटर और स्टेट्स मिल करके इस स्कीम को चला रहे हैं। तो भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च दिस प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 with main objective of providing central assistance to tiger states for tiger conservation in designated tiger reserves in India. ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट टाइगर इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टोटल हमारे देश में 47 टाइगर रिजर्व्स अभी तक इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर एंड इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। तो इसका प्रोजेक्ट टाइगर का नतीजा है इट हैज़ बीन अ ग्रेट सक्सेस
और वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन इंडिया, और इसी का कारण हमारे देश में टाइगर्स की संख्या हर लगातार बढ़ते जा रही है. नाउ टाइगर्स पॉपुलेशन हैव गॉन बियॉन्ड 3000 इन आवर कंट्री. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बिन टू रॉन्ग. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देख लीजिए, बिन टू रॉन्ग न्यूज़ में आया है तो हो सकता है पीटी में सीधा सीधा दिख जाए. क्यों न्यूज़ में आया है? क्योंकि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. मणिपुर में ये बिन टू रॉन्ग इस स्पीसीज़ को कहते हैं, बेसिकली बियर कैट कॉमन नेम है, या बिन टू रॉन्ग इसका ज़्यादा साइंटिफिक नेम है. तो इस स्पीसीज़ को गैम्बलिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि जो हार जाता है जुए में उसको ये स्पीसीज़ दूसरे को देना पड़ता है. तो जुए में इसको सट्टे पे लगाया जा रहा है ये बिन टू रॉन्ग बेचारे को. ठीक है, सो दैट इज़ वाई बिन टू रॉन्ग केम इन न्यूज़. और इसके बाद अब वहाँ की जो पुलिस या फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो इस तरह के गैम्बलर्स को पकड़ने में लगी हैं. बिन टू रॉन्ग केम इन न्यूज़, सो इट कैन कम इन द प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल. तो बिन टू रॉन्ग को कॉमनली बियर कैट कहा जाता है, विच इज़ बेसिकली एन ओमनीवोर विच बिलोंग्स टू सीवेट फैमिली. सीवेट मतलब दिखने में बिल्ली जैसे होते हैं ये, कैट लाइक, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली कैट. दे डोंट बिलोंग टू कैट फैमिली. दिस सीवेट फैमिली इज डिफरेंट. These Bintu wrongs are basically found in dense forest of Southeast Asia, and they are also found to some extent in Nepal and Myanmar. तो साउथ ईस्ट एशिया में आता ही हैं. दे आर नॉक्टर्नल, मतलब रात के टाइम में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. आप कह सकते हैं कि दे आर क्रेपुस्कुलर, मीन्स दे आर एक्टिव ड्यूरिंग ट्वेलाइट, मीन्स जब धीरे शाम का टाइम होता है तब जाकर के एक्टिव हो जाते हैं. रात के टाइम में भी एक्टिव रहते हैं. नॉक्टर्नल का मतलब रात में जो एक्टिव रहता है. दे बेसिकली feed on fruits, figs, but they also eat egg and some small animals. तो मतलब omnivore है ये. And these Bintu wrongs can be tamed as well. तो ये नॉर्मली काफ़ी जेंटल और आराम से टेम हो सकता है. IUCN रेड डेटा बुक में इसको वल्नरेबल की तरह कैटेगराइज किया गया है. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वेट लीजिंग, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, कई दफ़ा कैसे होते हैं कि एक एयरलाइन वाले दूसरे एयरलाइंस के प्लेन को लीज पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं. तो लीज पे लेना और रेंट पे लेने का जो तरीका है वो दो तरीके का होता है, वेट लीजिंग या ड्राई लीजिंग. वेट लीजिंग में जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के प्लेन को लीज पे लेती है तो साथ ही साथ उनके जो क्रू मेंबर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको भी लीज पे ले लेती है. दैट इज़ नोन एज वेट लीजिंग. वेट लीजिंग मीन्स टेकिंग प्लेन ऑन रेंट अलॉन्ग विद द ऑपरेटिंग क्रू एंड इंजीनियर्स. जबकि ड्राई लीजिंग होता है टेकिंग ओनली द प्लेन और द एयरक्राफ्ट ऑन रेंट. हाल फिलहाल में भारत सरकार ने हमारे देश के इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए फैसला लिया है कि वो 1 साल तक का वेट लीजिंग अलाउ करेंगे भारत की कंपनियों को. तो इंडिगो के कहने पे ये वेट लीजिंग अलाउ किया है भारत सरकार ने, क्योंकि इंडिगो को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट से स्टार्ट करने थे, लेकिन उसके पास खुद के क्रू मेंबर नहीं है उतने, उसके पास खुद की इतनी फ्लाइट नहीं है. तो इंडिगो के रिक्वेस्ट पे भारत सरकार ने उसको 1 साल के लिए वेट लीजिंग अलाउ किया है. इस कारण से वेट लीजिंग केम इनटू न्यूज़. हो सकता है पीटी में आ जाए. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. असम हैज़ रजिस्टर्ड मोर देन 70% ग्रोथ इन 20th लाइफ स्टॉक. दिस इज रॉन्ग. असम हैज़ बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Hornbill festival is celebrated in Nagaland. That is right, but it is not a state bird of Nagaland. So the correct answer is option A only. That's all from our side for today. Thanks for watching.